वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्री माइंड स्टडी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पेशा। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि व्यवसाय के बारे में हम डिटेल में जाने थे, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, पेशा पढ़ेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि पेशे होता क्या है। ठीक है, आपको पेशे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी क्वेश्चंस होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देन मेरे वीडियोस को आप लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कोई अगर इश्यू होती है, आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, पेशे का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पेशे का अर्थ क्या है और इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट बताया कि वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पेशा व व्यवसाय जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। अब इन्होंने क्या कहा कि पेशा क्या है। पेशा एक ऐसा बिजनेस माना जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति है जो एक किसी चीज़ में ज्ञान हासिल करता है। ज्ञान हासिल करने के बाद वो दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, मार्गदर्शन, मतलब उसको गाइड करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टूडेंट ने अच्छी खासी पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उसने मेडिकल की तैयारी करी, देन वो क्या बनी, डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद वो किसको देखेगी, लोगों को देखेगी, लोगों को ट्रीट करेगी, उनको ट्रीटमेंट देगी। ठीक है, उनको ठीक करेगी, उनका इलाज करेगी। तो क्या हुआ कि वो एक प्रोफेशनल है, इसने किसी चीज़ में ज्ञान हासिल किया। ज्ञान हासिल करने के बाद उसको उस चीज़ में तकनीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं पर बात कर दूँ कि अगर मैं एक डॉक्टर को लॉयर का काम दे दूँ, तो वो डॉक्टर लॉयर का काम नहीं कर सकती, ना ही एक लॉयर एक डॉक्टर का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवसाय में क्या है, महारत हासिल कर रखी है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि पेशे में आपके देखोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। पहला इन्होंने पॉइंट्स बताया कि 5 विशेषताएं पेशे में। ठीक है, पहला पॉइंट्स क्या हमारा, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक कौशल का होना। अब एक बात बताओ कि अगर हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, तो क्या हम किसी चीज़ में प्रोफेशनल हो सकते? नहीं हो सकते। मैं एक लड़की को डॉक्टर नहीं कह सकती, एक लड़के को डॉक्टर नहीं कह सकती, किसी इंसान को मैं डॉक्टर नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ में प्रोफेशनल है ही नहीं, वो डॉक्टरी लाइन में प्रोफेशनल ही नहीं है, तो मैं उसको डॉक्टर नहीं कहूँगी। लेकिन अगर उसी ने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी है, वो डॉक्टर की एजुकेशन लेने के बाद एक डॉक्टर बन गया है, ठीक है, तो उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये जो है एक डॉक्टर कहा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे उस चीज़ में उस नॉलेज प्राप्त है, उसको ज्ञान मिला हुआ है और वो उस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी हम किसी चीज़ में प्रोफेशन होते हैं तो उसकी हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ट्रेनिंग होने के उसके मेथड्स होते हैं, कैसे हमें एजुकेशन लेना है उस चीज़ के लिए और कैसे हम वो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे लॉयर बनना है तो मैं लॉयर की पढ़ाई करूँगी, ट्रेनिंग लूँगी, कैसे कैसे तरीके होंगे सारे को अपनाऊँगी, देन मैं लॉयर बन पाऊँगी। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आपका क्या कहते हैं, पेशे का विकास करने के लिए प्रतिनिधि संस्था का होना। अब जैसे कि आप कहीं से भी पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको एक एजुकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए या कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो मुझे मेडिकल लाइन के इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आना है। ठीक है, तो ऐसे एक संस्था होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उसमें प्रोफेशनल हासिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यवहार को नियंत्रित करने की आचार संहिता का होना। जैसे कि अब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, ठीक है, डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद मुझे क्या होगा, मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे कही जाऊँगी, मेरे पास एक डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम 10th 12th या ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उस चीज इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, इसने इस पर पढ़ाई करी है और इसके बाद इसको क्या मिल गया, डिग्री मिल गई है, जिससे लोगों को जाना जाएगा कि हाँ, इस चीज़ में इसको क्या है, महारत हासिल है। ठीक है, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर इसमें सेवा भावना को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों सेवा भावना को प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे इसमें पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ, टीचर की बात करूँ, लॉयर की बात करूँ, ठीक है, आपके जो भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं, प्राइवेट जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो सरकारी संस्था है, जैसे कि आपसे पैसे तो ले रही है, लेकिन वो आपको क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, वहाँ पर वो सेवा कर रही है आपसे कुछ अमाउंट लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, यहाँ पे खुद के स्वार्थ नहीं देखी जाती, यहाँ पे क्या देखा जाता है, सेवा भावना को प्राथमिकता आपको दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपका पॉइंट आती है पेशे की विशेषता, कि पेशे की कितनी विशेषता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि विशिष्ट ज्ञान तकनीक कौशल का होना। तो हमने पढ़ा कि पेशे की पहली विशेषता यह है कि पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक चातुर्य होना चाहिए, मतलब वो उस चीज़ में अच्छे से
एजुकेट होना चाहिए, उसको उस चीज़ के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक डॉक्टर बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन गया, नहीं, तो उससे फिर क्या होगा, समाज को जो संकट में पड़ सकता है समाज, ठीक है, क्योंकि उसको ना मेडिसिन के बारे में पता होगा ना किसी चीज़ के बारे में। अगर एक टीचर है तो वो टीचर कैसे बना, उसको उसने उसकी पढ़ाई की होगी, उसने इसके एग्ज़ाम दिए होंगे, तब जाके तो टीचर बना होगा ना, क्योंकि उसको उस चीज़ में ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता। एक नॉर्मल सा इंसान, आप बोलोगे एक रिक्शे वाले को या एक साइकिल वाले को या नॉर्मल से इंसान को जिसने उस चीज़ के बारे में पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको हम पेशा नहीं कह सकते। अतः एक साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले धंधे को पेशा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ऑक्यूपेशनिज्म हम नहीं कह सकते कि हाँ ये इस चीज़ में महारत हासिल है, ये चीज़ कर सकेगा, नहीं कर सकता उस काम को, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। अब यहाँ पे क्या है, पेशे की प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर हमें कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या हम उसके बारे में सीख रहे हैं, जिज्ञासा प्राप्त कर रहे हैं, तो एक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात उसे मानवीय क्रिया को पेशा कहा जा सकता है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हो, ठीक है। कि मानवीय क्रिया कौन सी होती है, जिसको जैसे कि हमने कहीं से सीखा, ट्रेनिंग लिया, हमारी सिलेक्शन हुई, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ही हम क्या कहेंगे, पेशा कहेंगे, ठीक है। जिसमें हमारी ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ होती है। जैसे अगर डॉक्टर की करते हैं, टीचर की करते हैं, तो क्या होता है, हम एग्ज़ाम देते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीज़ होता है, तो उसके बाद ही हम एक संस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना संस्था के हम अपने आप को पेशा नहीं कर सकते, ठीक है। प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, अब इसमें क्या क्या है, पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है, जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। पहले, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। देखो, प्रतिनिधि संघ का मतलब क्या होता है कि एक कोच, जैसे कि अगर हम बोलते हैं एक ट्रेनर होता है ना, जैसे हमें ट्रेन करता है, हमें पढ़ाने वाला, क्योंकि अगर हमें कुछ भी जानना है या किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, तो हम खुद तो नहीं पढ़ सकते, हमें उसके बारे में जानने के लिए हमें टीचर्स होते हैं, हमें बताने वाले। तो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, उन्हें सिखाना पड़ता है कि अपने सदस्यों के साथ कैसे व्यवहार करना है। पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना, ठीक है। उन्हें गाइडलाइंस देना, ठीक है, एक्टिविटीज़ कराना हर चीज़ में, ठीक है। अपने सदस्य की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना, विकास करना, उनको अच्छे से प्रोफेशनल चीज़ें करवाना, ठीक है, उसको उस चीज़ में ढालना, ताकि उसे पता चले कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे डॉक्टर जैसे काम करने हैं, ठीक है, उसमें सुधार लाना, ये सब चीज़ करना, ठीक है। अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना कि उनकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। पेशे में प्रवेश को नियमित करना कि एक क्या कहते हैं, इतने बंदे ही इसमें आ सकते हैं, इतनी एज लिमिट होती है, इतने एजुकेशन चाहिए होता है, तो हम ये सब चीज़ें जो होती है वो पेशे में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है हमारी, एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे समाज सेवा करना है तो मुझे आचार संहिता का, जैसे हम बोलते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि हमें जो रूल्स दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई है, उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या कहते हैं, बैड हैबिट्स को नहीं अपनाना, ठीक है, गुड हैबिट्स को अपनाना। तो पहले इसमें ये रखा है कि हमारे पेशे में कौन कौन से नियम होते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ, मतलब सच बोलना, एवं नैतिकता, ठीक है, मॉरलिटी, आगे के पैमाने, ठीक है, को शामिल किया जाता है। स्वीकृति पेशे जैसे वकालत, चिकित्सा, लेखाशास्त्र आदि के आचार संहिता निश्चित कर दिया। जैसे कि वकालत, कोई वकील का काम है तो उसमें वकालत में झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। डॉक्टरी लाइन है तो उसमें हमें उसमें क्या कहते हैं, सच बोलना है। दूसरा, हमें ईमानदारी से काम करना है, ठीक है, नैतिकता का पालन करना है, लेखाशास्त्र, ये सब। नेक्स्ट आपका आता है कि आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना। हमें यहाँ पे अपनी स्वार्थ को नहीं देखना, बल्कि कैसा भी लोग हो, कैसा भी समाज हो, कैसे गरीबी हो, ऊंची जाति हो, उसमें हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना, बल्कि हमें सबकी मदद करनी है, ठीक है। यहाँ पे लोगों की प्राथमिकता देनी है, उनको सेवा भावना देना, ठीक है। अन्य धंधों पर व्यापार की भांति ही भी पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का एक साधन है, ठीक है। जैसे बाकी जो काम होते हैं उसमें भी धन बहुत ज़रूरी होता है, तो वैसे पेशे में भी धन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसमें विशेष ज्ञान के आधार पर उचित प्राथमिक लेकर समाज की सेवा की जाती है। लेकिन आपको पता है कि इसमें
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने के बाद समाज सेवा की जाती है। लेकिन यही कहानी कि पेशेवर लोगों के समाज में सम्मान प्राप्त होता है, और इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे हम पैसे कम लेते हैं, लेकिन पैसे कम लेने के बाद हम क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोगों का इनका सम्मान होता है समाज में। डॉक्टर वगैरह, टीचर्स वगैरह, इन लोगों को लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी स्वार्थ भावना नहीं देखते, बल्कि ये लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो जीविका होती है वो इन थोड़े से पैसों से ही चला लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं समाज को। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है वो रोजगार, ठीक है। रोजगार क्या होता है? रोजगार वो आर्थिक क्रिया जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं तथा प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी आदि के रूप में हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करें, रोजगार वो आर्थिक क्रिया, रोजगार से भी हमें पैसा मिल रहा है, तो रोजगार से तो पैसा तो मिल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है उस काम के बदले में क्या देता है, सैलरी दे देता है, वेजेस दे देता है, खर्चा दे देता है, ठीक है, आदि चीज़ें दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर सरकार, सरकारी उपकरण अथवा कोई भी निजी संस्था हो सकती है। यहाँ पे काम जो है, चाहे आप किसी स्कूल में काम कर लो, स्कूल की टीचर्स होती है, या आप कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट जो भी है, जहाँ पे हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के बीच में जो काम होता है, इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। रोजगार के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, प्रबंधक, पर्यवेक्षक, श्रमिक, क्लर्क आदि। ये सारे क्या है कि ये सारे रोजगार करते हैं। पेशेवर व्यक्ति जैसे एक डॉक्टर को भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, एक कर्मचारी के रूप में भी डॉक्टर को भी शामिल किया गया, क्योंकि डॉक्टर भी किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उससे बड़ा उसका कोई हेड होगा, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अर्थात यदि एक डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है तो उसकी क्रिया रोजगार ही कहलाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इसके विपरीत यदि वह स्वयं का अस्पताल चलाता है तो उसकी क्रिया कौन सी कहलाएगी, पेशा। जैसे कि वो खुद प्रोफेशनल बन के अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, अपने एक अस्पताल खोल रखा है, तो वो पेशा कहलाएगा। लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो वो पेशा नहीं कहलाएगा, बल्कि वो रोजगार कहलाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। ओके, नेक्स्ट आता है, हम पढ़ते हैं रोजगार की विशेषता। पहली विशेषता क्या है, यहाँ पे दूसरों के लिए सेवा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो रोजगार की पहली विशेषता दूसरों के लिए सेवा करना होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, पैसे देते हैं इसके बदले, और हम दूसरों की जगह पे एक बंधक के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत सेवा होती है, कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वो अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से सेवा नहीं करवा सकते। जैसे कि मैं बता दूं, एक मालिक है और एक कर्मचारी, ठीक है। मालिक और कर्मचारी के बीच में बात हुई काम करने के लिए, तो कर्मचारी जो है वो खुद मालिक को सेवा देगा, बल्कि कर्मचारी किसी और को नहीं रख सकता अपने स्थान पर, किसी और को नहीं बोल सकता कि जाके मालिक की सेवा करो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में आपसी सहमति हुई है, ठीक है। और मालिक जो भी पैसा देगा, खर्चा देगा, किसको देगा, कर्मचारी को देगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे समझौता। दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होती है, ठीक है। समझौते में नियुक्ति के आधार पर जैसे स्थायी, अस्थायी अथवा अकस्मात लिखा जाता है कि आप कितने दिन तक काम करोगे, कब तक करोगे, ठीक है। इसी प्रकार पारिश्रमिक के आधार पर जैसे वेतन, कमीशन, फीस, और इसी प्रकार जब वो बात हो जाती है तो उसके बाद उनकी क्या कहते हैं, अमाउंट्स की बात होती है कि वो क्या कहते हैं, वेतन के रूप में लेगा कहाँ पैसे, या कमीशन के रूप में, या फीस के रूप में कैसे काम करेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नौकर, इसमें सर्वेंट की बात करी थी। कर्मचारी अपने स्वामी का क्या होता है, नौकर होता है, और उसके अनुसार ही वो काम करता है, जो वो बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये खुद का बिजनेस थोड़ी ना है कि उसको पूंजी चलाना है। इसमें जो भी पैसा होता है वो किसका होता है, मालिक का होता है, ठीक है। तो रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात पूंजी कर्मचारी की नहीं, स्वामी की होती है। इसमें जो पैसा लगेगा वो किसका लगेगा, मालिक का लगेगा। अगर मालिक का पैसा लगा तो रिस्क किसका होगा, मालिक का होगा। तो इसमें कर्मचारी को डरने की तो बात है ही नहीं, ठीक है। जोखिम नहीं होता। कैसे नहीं होता, काम में निहित जोखिम स्वामी का होता है, ना कि कर्मचारी का। अगर बिजनेस डूबेगा तो किसका डूबेगा, मालिक का डूबेगा, नौकर का नहीं डूबेगा। तो इसमें रिस्क जो होती है वो ना के बराबर होती है, ठीक है। नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, जैसे सरकार हो सकती है, सरकारी उपकरण हो सकता है, या निजी संस्था हो सकती है आदि। चाहे नियोक्ता जो होता है वो हमारे कोई सरकार के अकॉर्डिंग, हम सरकार के साथ हम काम करें, या सरकारी क्या कहते हैं उपकरण के साथ, या हमारी निजी संस्था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स हुई या कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक हम चैप्टर्स को बाइंड अप करते, ओके।